Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on sickle cell anemia. तो आज हम जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सो डेफिनेशन: sickle cell anemia is a genetic blood disorder caused by a mutation in HBB gene that leads to the production of abnormal hemoglobin called hemoglobin S, HbS. This causes red blood cells to become rigid and sickle shaped, especially under low oxygen conditions, leading to various complications. तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि HBB जीन का म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है और जो रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है वो रिजिड हो जाता है और सिकल शेप्ड हो जाता है, जैसे सिकल होता है ना उस शेप का हो जाता है। तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कॉज होता है। तो इसके कॉजेज़ में भी सबसे पहला जो कॉज है वो जेनेटिक म्यूटेशन ही है। उसके बाद इनहेरिटेंस पैटर्न, ऑटोसोमल रिसेसिव, बोथ पेरेंट्स मस्ट पास ऑन द डिफेक्टिव जीन फॉर अ चाइल्ड टू हैव दिस डिसीज। अगर दोनों पेरेंट्स में रिसेसिव जीन है इस पर्टिकुलर डिसीज़ का, ठीक है, दो जीन्स होते हैं, या तो डोमिनेंट जीन होगा या तो रिसेसिव जीन होगा। अगर रिसेसिव जीन दोनों पेरेंट्स में है तो दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव जीन अपने बच्चे को पास करेंगे और फिर उसमें ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। तो ये थियरी है, ये कॉज है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। हिमाटोलॉजी क्या है? क्रोनिक हिमोलाइटिक एनीमिया, फिर पेलर एंड जॉन्डिस ये होगा। वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस, पेन क्राइसिस मतलब सडन सीवियर पेन एपिसोड्स ड्यू टू ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो। इसके बाद एकदम से ब्लड फ्लो रुकने की वजह से बहुत सीवियर पेन एपिसोड्स हो सकते हैं। फिर कॉमनली अफेक्ट्स बोन, चेस्ट, एब्डोमेन एंड जॉइंट्स। इन्फेक्शंस में इंक्रीज रिस्क ड्यू टू फंक्शनल एस्प्लीनिया। कॉमन पैथोजेंस जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, फिर डैक्टिलाइटिस है, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, मेनली इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, चेस्ट पेन, फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और सिकिंग इन लंग वेसल्स। स्ट्रोक हो सकता है, डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे सिकल सेल रेटिनोपैथी जैसे बोलते हैं, और क्रोनिक ऑर्गन डैमेज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़ के। अब हम जान लेते हैं कि हम केयर क्या प्रोवाइड करेंगे एज अ नर्स। सबसे पहले पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट, फिर फैमिली ट्री, और फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में क्या है? हिस्ट्री ऑफ इलनेस में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखी हुई है। देखो कैसे लिखते हैं। पेशेंट हैज़ अ नोन हिस्ट्री ऑफ सिकल सेल एनीमिया डायग्नोज्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, multiple hospitalizations for vaso-occlusive pain crisis and one episode of acute chest syndrome, on regular folic acid supplementation and receives annual pneumococcal vaccination, history of स्प्लीनिक इन्फेक्शन नोटेड। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हो क्योंकि बचपन में ही ये डायग्नोस हो जाता है। तो ये आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे। चीफ कंप्लेंट्स में क्या है? सीवियर जनरलाइज्ड बॉडी पेन फॉर 2 days, 2 दिनों से जनरलाइज्ड बॉडी पेन है, सीवियर जनरलाइज्ड बॉडी पेन। फीवर है 1 दिन से और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पिछली रात, सिंस लास्ट नाइट से। ठीक है, जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन इट इज़ टेलर्ड अकॉर्डिंग टू अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। तो आपको जो भी इसमें ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी वो सब सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट की ही होंगी। तो आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अपने पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। फिर जनरल अपीयरेंस में वही नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ एक्टिविटी, मेंटल स्टेटस, पोस्चर। उसके बाद स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प, आईज। फिर उसके बाद ईयर्स, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। देन नेक, चेस्ट, एब्डोमेन। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़, बैक एंड जेनिटल एंड रेक्टम। और ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम देखेंगे वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर, फीवर प्रेजेंट है, पल्स रेट, टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट, टैकीएपनिया, ब्लड प्रेशर लो या नॉर्मल, दोनों में से भी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लो नॉर्मल मतलब जो लोवेस्ट वैल्यू होती है नॉर्मल में वहाँ पे है। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन हाइपोक्सीमिया में है बच्चा, मतलब जो भी है पेशेंट, बच्चा नहीं। इसके बाद पेन स्कोर 8/10 का है, सीवियर पेन हो रहा है उसे। ठीक है, तो 8/10 इज़ सीवियर। माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है तो उसमें सीवियर पेन की कैटेगरी में है अभी। लैब इन्वेस्टिगेशंस में हमने क्या करवाया? हीमोग्लोबिन करवाया, सीवियर एनीमिया है। हेमाटोक्रिट करवाया, लो है। आपका WBC काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटेलेट काउंट माइल्ड, थ्रोम्बोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइट काउंट एलिवेटेड है, टोटल बिलीरुबिन एलिवेटेड है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हाई है, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस
एलिवेटेड है, सीरम फेरिटिन हाई है, पेरिफेरल स्मीयर डायग्नोस्टिक फॉर सिकल सेल डिसीज, पेरिफेरल स्मीयर उसलिए करवाता। आप पेरिफेरल स्मीयर वाला जो टेस्ट है वो इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे पेशेंट वैल्यू नॉर्मल वैल्यू में मत लिखना, आप इसे एक लाइन में लिख सकते हो दैट पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट वॉज परफॉर्म्ड एंड इट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल डिसीज, ऐसे आप करके लिख सकते हो। ठीक है, सिकल सेल्स जिसमें देखे गए हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस कन्फर्म सिकल सेल एनीमिया और सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेटेड है। ठीक, अभी देखो इसमें क्या है ना, टोटल बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ है। वो इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि देखो सिकल सेल्स हैं, मतलब जो आरबीसी का शेप हो सिकल सेल है, तो इसकी वजह से जो आरबीसी का जो डेथ होगा ना वो ज़्यादा होगा। ठीक, आरबीसी का डेथ ज़्यादा होगा तो वो जब ब्रेक डाउन होगा तो बिलीरुबिन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान में रखना, इस वजह से एलिवेट होता है। फिर मेडिकेशंस में आ जाते हैं। मेडिकेशंस में पैरासीटामोल दिया पेन फीवर को रिड्यूस करने के लिए, मॉर्फिन दिया स्ट्रॉन्ग पेन अगर हो रहा है, क्योंकि 8/10 का पेन है, सीवियर पेन है पेशेंट को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ ड्यूरिंग सिकल क्राइसिस। सेफ्ट्रियाक्सोन दिया है, ट्रीट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हाइड्रोक्सी यूरिया दिया, इंक्रीज HbF टू रिड्यूस सिकलिंग एंड पेन एपिसोड्स। ठीक है, फॉलिक एसिड क्यों दिया, सपोर्ट आरबीसी प्रोडक्शन। साल्ब्यूटामोल दिया, रिलीव्स ब्रोंकोस्पाज्म इन एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ठीक, नॉर्मल सेलाइन मेंटेन्स हाइड्रेशन एंड रिड्यूसेस सिकलिंग। उसके बाद O2 थेरेपी मेंटेन्स ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। ठीक है, क्योंकि हाइपोक्सीमिया हो रहा है पेशेंट को, तो इस वजह से हमने दिया है। फिर उसके बाद आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू वासो occlusive crisis as evidenced by patient report of severe generalized body pain, that is 8/10. Impaired gas exchange related to acute chest syndrome as evidenced by oxygen saturation of 91%. Risk for infection related to functional asplenia and fever as evidenced by elevated WBC count. फिर imbalanced nutritional status less than body requirement, active intolerance पे बनेगा, और रास्ट में बनेगा risk for fluid volume deficit. सबसे पहले पे आ जाते हैं acute pain related to vaso-occlusive crisis as evidenced by patient's reports of severe generalized body pain. Subjective data में क्या है, patient reports severe generalized body pain. सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट ये बता रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सीवियर पेन है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट अपीयर्स रेस्टलेस, गार्ड्स बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट एंड एलिवेटेड हार्ट रेट, फेशियल ग्रिमिसिंग नोटेड। ये सब आप ऑब्जेक्टिव डेटा में चेक करोगे। प्लानिंग में क्या आएगा, मॉनिटर एंड एसेस पेन लेवल यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड पेन स्केल। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, जो भी डॉक्टर ने बोला है। नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ मेथड्स को भी यूज़ करना है। डाइवर्जनल थेरेपी दे सकते हो आप। मेंटेन अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, इनकरेज हाइड्रेशन टू रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, और अप्लाई वार्म कंप्रेसेस टू पेनफुल एरियाज इफ अप्रोप्रिएट। सेवन्थ इज एजुकेट द पेशेंट अबाउट द नेचर ऑफ वासो ऑक्लूसिव पेन। और लास्ट में कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम टू रिव्यू द एडजस्टमेंट टू रिव्यू एंड एडजस्ट द पेन मैनेजमेंट रेजिमेन एज नेसेसरी। ये आपका प्लानिंग होगा, इसी पे बेस्ड आपका इंटरवेंशन बनेगा। इंटरवेंशन आप लिखना है ऐसे कि monitored and assessed the pain level using standardized pain scale, administered analgesics as per doctor's order, encourage the use of non pharmacological pain relief measures। ऐसे आप करके लिखना है। इसमें जो लिख रखा है ना पेन लेवल हैज़ बीन असेस्ड, ऐसे मत लिखना, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या आएगा, पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड डिक्रीज इन पेन इंटेंसिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इम्प्रूव्ड कंफर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एक्यूट chest syndrome as evidenced by oxygen saturation of 91% and bilateral crackles of on lung auscultation। तो सब्जेक्टिव डेटा में क्या है, पेशेंट बोलेगा भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है मुझे। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या करोगे, O2 सेचुरेशन 91% है, बायलेटरल क्रैकल्स सुनाई दे रहे हैं लंग की ऑस्कल्टेशन करने पे, और रेस्पिरेटरी रेट 26 ब्रेथ्स पर मिनट से ऊपर जा रहा है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर गोल्स में क्या आएगा, पेशेंट विल मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन अबाउ 94% एंड एग्जिबिट इम्प्रूव्ड रेस्पिरेटरी स्टेटस विद इन द नर्सिंग शिफ्ट। ठीक है, आपकी शिफ्ट में इंप्रूव करवाना है उसे, आपका गोल रहेगा। प्लानिंग क्या बनेगी, प्लानिंग है मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन एवरी 2 to 4 hours, एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल O2, पोजिशन द पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजिशन। ठीक है, इसके बाद इनकरेज द कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर्ली, परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी एज इंडिकेटेड। 6th में आ जाएगा आपका एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड एंटीबायोटिक्स इज ऑर्डर्ड। उसके बाद मॉनिटर आर्टीरियल ब्लड गैस ABG, सैम्पलिंग करना है, और कोलैबोरेटेड विद रेस्पिरेटरी थेरेपी एज एविडेंस्ड फॉर एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपका प्लानिंग बनेगा, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा, और लास्ट में इवैल्यूएशन भी इसी पे बेस्ड बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू फंक्शनल एस्प्लीनिया एंड फीवर एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड WBC काउंट एंड टेम्परेचर ऑफ 38.5 डिग्री सेल्सियस। आपका सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट रिपोर्ट्स फीलिंग वार्म, फटीग्ड एंड अनवेल। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने टेम्परेचर देख लिया, WBC काउंट देख लिया, एलिवेटेड है, और हिस्ट्री ऑफ फंक्शनल एस्प्लीनिया पहले से ही है। फिर आ जाते हैं गोल में, पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम साइंस ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केयर। प्लानिंग में आ जाओ, प्लानिंग में क्या आता है,
प्लानिंग में मॉनिटर वाइटल साइंस, टेम्परेचर एवरी 4 आवर्स, WBC काउंट को चेक करना है, इन्फेक्शन मार्कर्स को चेक करते रहना है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स प्रॉम्प्टली, मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑल प्रोसीजर्स, encourage adequate oral fluid intake to support immune functions, educate the patient about the signs and symptoms of infection, assess for new or worsening signs of localized systemic infection, and last में isolate patient as per protocol if any contagious infection is सस्पेक्टेड। तो ये आपका प्लानिंग बनेगा, प्लानिंग पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा, और लास्ट में इवेल्युएशन, पेशेंट हैज़ रिमेन्ड फ्री फ्रॉम न्यू और वर्सनिंग साइंस ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। दैट्स इट। इसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ एजुकेशन में आप देखो, या तो आप ये सिंगल लाइंस में लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप हेडिंग्स में लिखना चाहते हो तो हेडिंग्स में भी मैंने दिया है। देखो, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, मेडिकेशन कंप्लायंस रखना है, जो भी मेडिकेशन बोला है उसे टाइम पे लो, अर्ली मेडिकल अटेंशन, इन्वायरमेंटल प्रिकॉशंस, वैक्सीनेशन, इसके बाद न्यूट्रिशन, पेन मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, रेगुलर मॉनिटरिंग और फैमिली एजुकेशन। इन्हीं सारे के सारे पॉइंट्स में आपका हेल्थ एजुकेशन रोटेट होता है। तो आप ये सब एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे टू द पेशेंट एज वेल एज हिज हर फैमिली मेम्बर। ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करना है और पेशेंट को भी एजुकेट करना है रिगार्डिंग दी केयर प्रोवाइडेड एट होम। और पेशेंट को भी बताना है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम या फिर डिविएशन आपको नॉर्मल से दिखता है अपनी हेल्थ में, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है और फॉलोअप केयर को मेंटेन करके रखना है। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल। दिस इज़ द नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ like the video, share it with your friends, subscribe our channel, and for more such videos, stay tuned.